हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, नॉर्थ सेट की 100 क्लास चैलेंज सीरीज में हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम और कोएंजाइम टॉपिक से। सो ये हमारा जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स का बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 होने वाला है। एंजाइम कोएंजाइम का हम लोग ऑलरेडी एंजाइम्स एंड कोएंजाइम से 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं पार्ट 1 में। सो ये बेसिकली हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसकी जो कंप्लीट नॉर्थ सेट की 100 क्लास चैलेंज सीरीज चल रही है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है? अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको और किस टॉपिक्स के क्वेश्चंस चाहिए उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बताइए। आपको हम लोग जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। एंजाइम्स आर प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जो एंजाइम होते हैं ये हमारे कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स? तो जो एंजाइम होता है डियर, ये हमारा होता है बेसिकली प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? प्रोटीनीसियस पार्ट होते हैं। और एंजाइम्स करते क्या है? ये किसी भी हमारा जो रिएक्शंस होते हैं, हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, तो ये क्या करते हैं? उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनको फास्ट कर देते हैं, उन रिएक्शंस को और तेजी से क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ अदर एक्टिवेटर फैक्टर्स भी होते हैं जिसको हम को फैक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली जो एक एंजाइम होता है डियर, उसको हम जो कंप्लीट एंजाइम, जो वर्किंग एंजाइम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम बोलते हैं। अब ये होलो एंजाइम दो पार्ट का होता है, दो पार्ट से बनता है। पहला होता है हमारा क्या, जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो कि क्या है? हमारा मेन एंजाइम का पार्ट है। और ये कैसा होता है? प्रोटीन। ये कैसा, किसका बना हुआ होता है? तो ये हमारा बना हुआ होता है प्रोटीन का। और हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास में क्या होते हैं, तो यहां हमारे पास में आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर आता है यहाँ पे हमारे पास में, कोफैक्टर। और ये जो कोफैक्टर है ये बेसिकली दो चीजों का बना हुआ हो सकता है। पहला होता है क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर एक क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? को एंजाइम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिसको क्या? को एंजाइम के नाम से हम लोग बोलते हैं, कोएंजाइम। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यहाँ बेसिकली मेटल्स होते हैं। मेटल्स होते हैं लाइक आपके मैग्नीशियम्स आ सकते हैं, मैंगनीज हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं। और इनको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के नाम से बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के नाम से बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो ये हमारा कंप्लीट एक क्या होता है, बात करते हैं अगर हम लोग कैसे हमारा एंजाइम कंप्लीट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट एंजाइम है जो वर्किंग है, ये बनता है दो चीजों से, एपो एंजाइम और कोफैक्टर से। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर दो पार्ट्स का हो सकता है, इधर इनऑर्गेनिक जैसे मेटल्स का कोई हो सकता है केटायन, या फिर ऑर्गेनिक लाइक कोएंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे NAD+ हो सकता है। और बहुत सारे कोएंजाइम्स आते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? प्रोटीन्स की हमने बात करी हुई है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो किसके मेनली बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के। What is the primary function of enzyme in biological system? जो ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एंजाइम का फंक्शन क्या है? टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये हमारा DNA कर लेगा, ठीक है ना, यहां जरूरत नहीं है। टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल्स, नहीं भाई। टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये क्या करते हैं, कोई जो बायोकेमिकल रिएक्शंस उनको थोड़ा फास्ट करते हैं, उनको एक्सेलरेट करते हैं, यही कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। यही क्या होते हैं? एंजाइम्स की बेसिकली आप कह सकते हैं फंक्शनिंग्स होती हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? डेयर करेक्ट हो जाएगा। ये स्पीड को क्या करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो एंजाइम कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली किस पर वर्क करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी पर वर्क करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी हमारे लेट्स सपोज हमारे पास में ये एक कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, इसको यहां से होते हुए प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है ना, यहां से होते हुए ये प्रोडक्ट पे आ रहा है। यहां सबस्ट्रेट था, ये अपना प्रोडक्ट बना। तो हमेशा सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं जाता है, हमेशा उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अगर उतनी एनर्जी उसको मिल गई, अगर उतनी एनर्जी उसको मिल गई तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी अगर ज्यादा हो तब भाई ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर हम क्या करें, इसको कम कर दें, लेट सपोज हमने बोला कि अगर सिर्फ इतना एनर्जी भी मिल गई तब भी क्या हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या करते हैं? एंजाइम्स का काम है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। लेट सपोज पहले आपको क्या था? 45 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन एग्जांपल, अगर 45 डिग्री में रिएक्शन हो रहा था एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमने एंजाइम का जब यूज किया तो पता चला वो तो 10 डिग्री पर भी हो जा रहा है। तो यही काम कौन करते हैं? बेसिकली एंजाइम्स यही करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं।
द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड कैटालिसिस अकर्स इज कॉल्ड। उस स्पेसिफिक साइट का नाम बताओ। तो लेट सपोज हमारे पास में ये रहा, ये एंजाइम है और यहां पे क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर ही बेसिकली क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है, सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। तो एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट या फिर कोएंजाइम बाइंडिंग साइट। तो बेसिकली हमारा एक्टिव साइट होता है जहां पर क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर हमारा रिएक्शन क्या होता है, फर्दर आगे मूव करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोल रहे होते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। Which of the following describes how enzyme increase the rate of chemical reaction? कौन सा आपका यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे एंजाइम जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ाते हैं। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जरा बताओ क्या करने वाले हैं एंजाइम किसी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ये बेसिकली क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देंगे। अभी अभी हमने इसके बारे में बात किया था, ये क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, बड़ा ही तेजी से होगा, रिएक्शन थोड़ा फास्ट आपका क्या होगा, यहां पे हो जाएगा। एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर दैट मस्ट ओवरकम। एक मिनिमम जो सर्टेन अमाउंट की एनर्जी चाहिए कि उतनी एनर्जी होगी तभी आपका सबस्ट्रेट कहां पे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसी को हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी बोली, और इसी को ही क्या करते हैं, एंजाइम्स कम कर देते हैं। What are non-protein components that assist enzyme in biochemical transformations? तो कुछ जो हमें एक बात बताओ, जो अपना एंजाइम है उसके कुछ नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स जो प्रोटीन नहीं है, कौन से, कोफैक्टर्स वाली हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहां पे बताओ कौन होते हैं ये जो क्या करते हैं, इस रिएक्शंस को करते हैं, सबस्ट्रेट्स, प्रोडक्ट्स, इनहिबिटर्स नहीं। क्या हमने बोला था, कोफैक्टर्स। दो तरीके के हो सकते हैं, एक होगा क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, इनऑर्गेनिक मेटल कैटायंस, एक होंगे क्या, कोएंजाइम्स, जो क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक होंगे। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया डियर, सी ऑप्शन, दैट इज कोफैक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स और मेटेलिक आयंस। नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड्स हैं या मेटेलिक आयंस है जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एन एंजाइम्स एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। यहां पे दोनों, हमने इनऑर्गेनिक की बात की, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम स्पेसिफिक बोलते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दैट आर लूजली बाउंड टू एंजाइम। सब दो चीजें हैं, देखो हमने क्या बोला, जो कोफैक्टर है डियर, हमारे पास में क्या है, जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स हैं। अब ये जो कोफैक्टर्स हमने क्या बोला, दो तरीके के हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स। अब यहां पे बात ऐसी है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं। जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं ये एंजाइम्स में लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ही लूज बाउंडेड होते हैं एंजाइम के साथ में। जबकि जो ये होते हैं ये बहुत ही टाइट बाउंडेड होते हैं, ये बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं विद एंजाइम, और ये बहुत ही लूज बाउंडेड होते हैं, ठीक है ना, लूजली बाउंडेड हुआ करते हैं। तो जो कोफैक्टर्स हैं ऑर्गेनिक वाले, ये एंजाइम में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ग्रुप बिटवीन एंजाइम एंड आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं, मेटल आयंस बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं, या फिर एपोएंजाइम। तो हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल लूज बाउंडेड होता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। बेसिकली ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं, मेटल के आयंस होते हैं। कौन सा मेटल्स के आयंस, लाइक कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, इनके कैटायंस हो सकते हैं, इन सभी के कैटायंस होते हैं, ठीक है ना। तो यस बिल्कुल सही, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है और ये लूजली बाउंडेड होता है विद द एंजाइम। मैनी कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, बहुत सारे जो कोएंजाइम्स हैं वो कहां से डिराइव किए गए, हमने क्या बोला था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कोएंजाइम। अमीनो एसिड्स से, फैटी एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, विटामिन, बहुत सारी विटामिन, लाइक विटामिन B6 हो सकती है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट कोएंजाइम्स के तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग वर्क करते हैं। तो विटामिन बी जो है बेसिकली सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे आता है, लाइक नियासिन, जो नियासिन होता है जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं, ये NAD+ का क्या होता है, प्रिकर्सर होता है।
बात करें अगर हम लोग क्या राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन बी2 बोलते हैं, ये जो विटामिन बी2 है ये प्रिकर्सर होता है किसके लिए, एफएडी का। तो बात करें अगर एनएडी प्लस के प्रिकर्सर की तो वो क्या होता है, बी3 होता है, बी2 क्या होता है, एफएडी का प्रिकर्सर होता है। Which of the following is an example of a coenzyme that is involved in a redox reaction by transferring hydrogen ions? हाइड्रोजन एटम्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, और कोएंजाइम का एग्जांपल है, कोएंजाइम का एग्जांपल दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पक्का ये बात है, और रिडॉक्स रिएक्शंस पे वर्क कर रहा है। कोएंजाइम में एडोनिसन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी प्लस, या फिर पेरिडॉक्सिन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशंस पे वर्क कर रहा है, मतलब क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, प्रोटॉन का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस कर रहा होगा। ये कुछ और नहीं डियर, यही अपना एनएडी, ये क्या है, एनएडी है, एनएडी प्लस ही है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और यही क्या होता है यहाँ पे हमारा वर्क करता है। यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एनएडी प्लस क्या है, क्रूशियल कोएंजाइम होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में, जो क्या फंक्शन करता है, फंक्शन करता है बाय कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एक वर्क करता है। अच्छा, बहुत सारे रिएक्शंस में आपने देखो सिट्रिक एसिड साइकिल में ये बनता ही बनता है, हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में भी हमको एक जगह ये मिल रहा होता है। तो यस बिल्कुल ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। विच कोएंजाइम इज क्रूशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। एसाइल ग्रुप का क्या करना, ट्रांसफर करने में कौन सा एंजाइम हमारा, कौन सा कोएंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कहां पे जरा याद करो, सिट्रिक एसिड साइकिल की शुरुआत हो रही थी, एसाइल कोएंजाइम ए आता था, है वे कहीं पे क्या ये, हाँ जी, तो यस कोएंजाइम ए जो होता है यही हमारा क्या होता है, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, एसाइल कोएंजाइम ए। बी ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन अपना सही है। कोएंजाइम ए जिसको हम सीओए कोए के नाम से भी जानते हैं, एसेंशियल होता है ट्रांसफर करने के लिए किसका, एसाइल ग्रुप का, और एक की स्टेप होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स में, कब, सिट्रिक एसिड साइकिल में जब वो एंटर कर रहा होता था हमारा सबस्ट्रेट। What is the role of adenosine triphosphate as a coenzyme? तो ये जो हमारा एटीपी होता है एज अ कोएंजाइम, इसका क्या रोल होता है, एटीपी हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का, सबसे पहली बात तो जरा देखो। अच्छा जी, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नहीं ये हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर नहीं करेगा, अच्छा ठीक है हटाओ जरा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एसाइल ग्रुप, नहीं जी हटाओ इसको जरा। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स एंड केमिकल एनर्जी, तो जरा एक बात बताओ, ये जो एटीपी हुआ करता था ये एक फॉस्फेट लूज करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, एडीपी में, डाइफॉस्फेट में, यहां क्या था, ट्राइफॉस्फेट था, करेक्ट है क्या। अच्छा जरा सोचो, ये फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और एनर्जी यहां पे क्या होता है आपको, जी हाँ बिल्कुल केमिकल एनर्जी यहां पे आपको मिलती है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। एटीपी सर्व्स एज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल एनर्जी को थ्रू फॉस्फेट बॉन्ड्स से, उसके फॉस्फेट बॉन्ड्स वजह से यहाँ पे एनर्जी पॉसिबल है। विटामिन बी6 इज ऑल्सो नोन एज पिरिडॉक्सिन, जी हाँ बिल्कुल, पिरिडॉक्सिन किसको बोलते हैं, बी6 को बोलते हैं, इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो ये जो बी6 है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, या फिर न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की बात आ गई, अब जरा यहां पे एक बात समझो, ये B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करोगे तो वहां पे विटामिन B6 की बात आएगी, तो हाँ जी बिल्कुल बी, और सॉरी अपना सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। B6 जो पिरिडॉक्सिन है ये कोएंजाइम होता है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पे। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस सच एज ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और डीएमिनेशन में क्या होता है, ये इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं अमीनो एसिड की किसके लिए, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के लिए। दिस विटामिन हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर नर्वस सिस्टम। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, जो अपना कौन सा है, पिरिडॉक्सिन है, ये कौन सा हमारा, पिरिडॉक्सिन है, और ये पिरिडॉक्सिन एक बहुत ही जरूरी होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के लिए भी, वो भी क्या होता कहीं ना कहीं इस पिरिडॉक्सिन से ही हमारा गवर्न होता है। मेटल आयंस लाइक कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम कैन एक्ट एज, तो ये जो कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये किस के लिए वर्क कर सकते हैं, कैसे एक्ट कर सकते हैं, कोएंजाइम के तौर पे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, एपोएंजाइम या फिर होलो एंजाइम। ये कंप्लीट एंजाइम है, ये प्रोटीन पार्ट है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, जो क्या है हमारे यहाँ पे इन मेटल्स केटायंस की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा।
बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। मेटल आयन सच एज कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम फंक्शंस एज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और ये कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि एक जो एंजाइम होता है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एपो एंजाइम प्रोटीन वाला और हमारा कौन सा कोफैक्टर, जिसमें आपके क्या इनऑर्गेनिक मेटल कैटायंस भी आते हैं। एन एंजाइम विदाउट इट्स नेसेसरी कोफैक्टर इज कॉल्ड, तो ऐसा एंजाइम जिसके पास में क्या है, उसका नेसेसरी कोफैक्टर नहीं प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम बोलेंगे क्या, जरा बताओ। एपो एंजाइम ही तो बोलेंगे, कोफैक्टर नहीं है। तो होलो एंजाइम दो चीजों से बना था। होलो एंजाइम क्या था, एक्टिव एंजाइम था अपना, कह सकते हैं। इसके अंदर दो चीजें हुआ करती थी, कोफैक्टर नहीं है तो कितना बचा, क्या बचा भाई, सिर्फ बचा एपो एंजाइम। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एपो एंजाइम बचा। तो जी हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, एपो एंजाइम ही तो बचा सिर्फ और सिर्फ। तो होलो एंजाइम जिसके पास क्या है, कोफैक्टर नहीं है, तो वो क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है अपना एपो एंजाइम। द एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर इज नोन एज, एक्टिव एंजाइम है कोफैक्टर के साथ में, अब हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास में एपो एंजाइम भी है, अगर हमारे पास एपो एंजाइम भी है और उसका कोफैक्टर भी प्रेजेंट है, कोफैक्टर भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिल करके बनाएंगे होलो एंजाइम को, होलो एंजाइम को। तो जी हाँ होलो एंजाइम है कहीं क्या, हाँ सर ये रहा ना बी डी ऑप्शन में, देखो जरा ये क्या हो गया, होलो एंजाइम हो जाएगा हमारा, होलो एंजाइम हो जाएगा। होलो एंजाइम क्या होता है, कंप्लीट एक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का, जिसके अंदर क्या दो पाते हैं, एक है एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है, और दूसरा हमने बोला क्या कोफैक्टर, जो कि दो हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्लूड्स, कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे एंजाइम के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ओनली, टेम्परेचर ओनली, पीएच ओनली, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। अच्छा तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट तो ठीक है, ये तो अफेक्ट करता है, इसके अलावा और कौन करते हैं, तो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एक ये भी अफेक्ट करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर करता ही करता है, पीएच करता ही करता है, और कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट करता ही करता है। तो ये सारे क्या होंगे हमारे यहाँ पे अफेक्टर होते हैं। जी हाँ, तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी एंजाइम की रिएक्टिविटी को लेकर के, उसकी एक्टिविटी को लेकर के ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं। Each enzyme has a specific pH at which its activity is maximal. This is known as मैक्सिमम पीएच या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब तक क्या है हमारा जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी अपनी मैक्स लेवल पर होगी, वो क्या होगा, वह क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स। नहीं, ये तो हमारा आ जाएगा मिचलिस मेंटन इक्वेशन पे, मिचलिस कांस्टेंट केएम, नहीं, ऑप्टिमल पीएच या फिर टर्नओवर नंबर। तो जरा देखो बात समझो, ये क्या होगा, पीएच की बात हो रही है, वो पीएच जब तक हमारा क्या है, हमारे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। ऐसा टेम्परेचर जहां हमारा क्या है, रिएक्शन जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या है, अपना मैक्सिमम है, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर के बाद या इस पीएच के बाद हमारा रिएक्टिविटी क्या होगा, कहीं ना कहीं खत्म होने लगे, क्योंकि एंजाइम हमारा क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो डिजेनरेट होने लगेगा। What happens to enzyme activity when the temperature is significantly increased beyond the optimum? ऑप्टिमम टेम्परेचर के ज्यादा अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो उस केस में हमारा क्या होने वाला है, एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली, एक्टिविटी बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। एक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगी। एंजाइम डीनेचर्स एंड एक्टिविटी डिक्रीजेस इनिशियली बट रिकवर्स। नहीं, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, भाई ये जो हमने क्या बोला था, हमारा जो भी एक्टिविटी है एंजाइम की वो किस किस बात पर डिपेंड कर रही थी, पीएच पर, टेम्परेचर पर, सबस्ट्रेट पर, कंसंट्रेशंस पर, अपने किसके, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और एंजाइम के कंसंट्रेशंस पर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, एंजाइम डीनेचर होने लगेगा, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो एक्टिविटी पूरी खत्म होने लगेगी। तो ये क्या होगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा और एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जी हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे
राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कैन इनिशियली इंक्रीज, थोड़े समय के लिए हो सकता है इंक्रीज हो जाए अपना एंजाइम की एक्टिविटी, लेकिन जैसे ही थोड़ा बढ़ा टेम्परेचर उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर दैट एक्सीड्स द एंजाइम ऑप्टिमम कॉज, अगर क्या हुआ ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारे एंजाइम का, और डीनेचुरेशन मतलब एंजाइम खत्म होने लगा, उसकी एक्टिविटी खत्म होने लगी है। Substance that can bind to an enzyme and reduce its activity are called, एंजाइम के साथ हमारा कोई सब्सटेंस अगर बाइंड करके और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिविटी को सप्रेस कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स बोलते नहीं, एक्टिवेटर्स और एक्टिवेट करेंगे, सबस्ट्रेट्स नहीं, सबस्ट्रेट क्या करेंगे, अपना एंजाइम के साथ बाइंड करके कोई ना कोई एक रिएक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। इनहिबिटर, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर तो लग ही रहते थे, ये हो ही नहीं सकते हैं, ये होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एक्टिविटी को सप्रेस कर दें। कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हो सकते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे अपने अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। इनहिबिटर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ में और क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, द इनहिबिटर टिपिकली बाइंड्स टू द, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो किस पर बाइंड करता है, तो देखो हमारे पास लेट सपोज ये रहा, ये हमारे पास में क्या, हमारा एंजाइम लेट सपोज, और हमने बोला ये जो एक्टिव साइट होती है ये हमारा क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है ना, सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, हमारा इनहिबिटर है, ये क्या है, हमारा इनहिबिटर है, इनहिबिटर है। ये जो हमारा एक्टिव साइट है ये इन दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, ये भी यहां बाइंड कर सकता है, ये भी यहां बाइंड कर सकता है, क्यों, क्योंकि बात हो रही है कॉम्पिटिटिव की, तो कॉम्पिटिशन है यहां पे, कौन बाइंड करेगा पहले, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा वो ज्यादा यहां पे बाइंड कर लेगा, ज्यादा बाइंड कर लेगा। और किस साइट पर बाइंड करेंगे ये, तो ये बाइंड करते हैं, कौन सी साइट होती है एंजाइम की, ये होती है हमारी एक्टिव साइट, यही होती है क्या, हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। तो कहां पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कहां बाइंड करता है ये बाइंड करता है एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट पर हमारा इनहिबिटर बाइंड करता है, ठीक है ना। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, जो इनहिबिटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है सबस्ट्रेट के जैसा, और इस वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है बाइंडिंग के लिए एक्टिव साइट पर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूजुअली बाइंड टू अ साइट ऑन द एंजाइम दैट इज, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कंपटीशन नहीं है, तो ये कहां पे बाइंड करेंगे, तो देखो मान लो ये रहा हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में क्या, एंजाइम है, ये हमारी क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन नहीं है इस बार, क्यों कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन क्यों नहीं है सर, देखो जरा बात को, कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये रहा हमारे पास में क्या, हमारा सबस्ट्रेट, जो कहां पे बाइंड करने वाला है, ये बाइंड करेगा हमारे एक्टिव साइट पर। एक और साइट है यहां पे, एक और साइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये अपनी एक्टिव साइट से हटके कोई दूसरी जगह है, कोई दूसरी जगह है। तो हमारा जो इनहिबिटर है वो यहां के लिए बाइंड करेगा, वो क्या होता है, ये हमारा इनहिबिटर है, तो ये उस जगह पे बाइंड करता है, दैट इज नॉट एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे तो हमारा सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, ये यहां पे बाइंड करेगा। तो हमको दो रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। पहला कि एंजाइम के साथ में हमारा सबस्ट्रेट भी लगा हुआ हो और इनहिबिटर भी लगा हुआ हो, तो एक तो ये कंडीशन मिल सकती है। दूसरी, जरूरी नहीं है कि अपने पास में क्या हो, आपका एंजाइम हो, इसके साथ में केवल इनहिबिटर लगा हुआ हो, केवल इनहिबिटर लगा, क्योंकि वो भी लग सकता है ना, ये भी लग सकता है, क्योंकि अपनी ये तो यहां लगना है सबस्ट्रेट, तो हमको दोनों ही पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। तो ये क्या है, कहां बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर बनेगा, नहीं सबस्ट्रेट बाइंड, अरे ये तो हटाओ भाई, प्रोडक्ट नहीं, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव साइट। तो जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वहां पे जो हमारा इनहिबिटर है वो कहां लगता है, एक्टिव साइट से हटके किसी दूसरी जगह पर लगता है, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी साइट को हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, इसी साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट बोला जाता है, which is a location on the enzyme other than active site, और इसी को हम क्या बोलते हैं, other than active site अगर कोई लोकेशन है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। आइसो एंजाइम्स आर, आइसो का मतलब होता है डियर क्या, सेम, सेम, आइसो का मतलब सेम। तो एक ही एंजाइम अगर क्या है अलग अलग फॉर्म्स में अपने आप को क्या कर रहा है,
रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हर एक का क्या है, फंक्शन सेम हो। एक ही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए हमारा एक एंजाइम अलग अलग फॉर्म्स में क्या कर सकता है अपने आप को, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम जो क्या कर सकते हैं, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आइसोएंजाइम्स, या फिर इसको और बोला जाता है आइसोजाइम्स भी बोला जाता है। सो डिफरेंट सबस्ट्रेट दैट बाइंड टू सेम एंजाइम, नहीं एक ही एंजाइम है लेकिन उसके क्या है, फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। एक ही एंजाइम दैट कैटलाइज डिफरेंट रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक ही एंजाइम के अलग अलग क्या फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स, हाँ जी बिल्कुल, इसी को हम बोलते हैं आइसो एंजाइम्स, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, आइसोजाइम्स के नाम से भी इसका बोलते हैं, ठीक है ना, आइसोजाइम्स भी बोलते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं एक ही एंजाइम के दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट में वेरी, भाई एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं अलग अलग एंजाइम है, तो हो सकता है इनका रेट सबका अलग अलग हो, डिफरेंट हो सकता है। द मेजरमेंट ऑफ एंजाइम लेवल्स इन द ब्लड कैन बी यूजफुल फॉर, तो अगर हम क्या करें, एंजाइम्स का ब्लड में लेवल मेजर करें तो उससे हमको क्या क्या बातें पता चल सकती है, डिटरमाइनिंग पर्सन्स ब्लड टाइप, बट ब्लड टाइप मिलेगा, अरे नहीं एंजाइम से कहां बात कर रहे हो। एसेसिंग द नेचर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल स्टेटस मिलेगा। डायग्नोजिंग सर्टेन मेडिकल कंडीशन एंड टिश्यू डैमेज, कुछ मेडिकल कंडीशन और टिश्यू डैमेज पता चलेंगे। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर एंजाइम्स का लेवल कुछ स्पेसिफिक लाइक अपने लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज हो गए, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, अगर इनकी वैल्यू हमारे ब्लड में ज्यादा है तो उससे हमको पता चलता है कि हमारे टिश्यू का डैमेज हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है, कहाँ के स्पेसिफिक, क्योंकि वो सर्टेन एंजाइम्स कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही पाए जाते हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम है तो हमको पता चलेगा अच्छा इसका ये पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या करता है, टिश्यू डैमेज और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशंस को बताता है अगर एंजाइम हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तब, ठीक है ना। एंजाइम लेवल्स इन द ब्लड सर्व एज इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिवेटेड और डिक्रीज लेवल ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैन इंडिकेट टिश्यू डैमेज, डिजीज स्टेट और डिसफंक्शन इन पर्टिकुलर ऑर्गन लाइक हार्ट, लीवर, मसल्स, ये हमको क्या हो सकता है वहां से पता चल सकता है। Lactate dehydrogenase LDH is an enzyme whose levels are often measured to detect, LDH बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात बताता है। ये LDH का अगर अमाउंट, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का अगर हमारे अमाउंट ब्लड में ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब हार्ट अटैक आने के कंडीशंस में है ये पेशेंट, अभी जो भी पर्सन है वो, तो ये बेसिकली क्या बताता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के बारे में बताता है। लिवर डैमेज, किडनी फेलियर नहीं, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी नहीं, ये क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, दैट इज हार्ट अटैक आने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। क्यों ऐसा है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है दैट इज LDH रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, कब, जब सेल्स डैमेज होते हैं या फिर डिस्ट्रॉय होते हैं। Elevated LDH levels, particularly specific isoenzymes, can indicate myocardial infarctions like heart attack, as heart muscle cells releases LDH upon damage. LDH कब रिलीज होता है, हार्ट मसल का, हार्ट सेल्स का जब डैमेज होता है। इट इज वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक मार्कर इन क्लिनिकल सेटिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये बायोमार्कर होता है। क्रिएटिन काइनेज CK इज एन एंजाइम दैट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन डायग्नोसिस, किसके डायग्नोजिंग में, जो हमारा क्या है ये क्रिएटिन काइनेज है, ये क्या है इंपॉर्टेंट होता है हेपेटाइटिस में, मसल एंड हार्ट डैमेज पे, डायबिटिक मेलिटस में या फिर एनीमिया में। तो नहीं भाई, ये जो हमारा क्रिएटिन काइनेज है ये हमारा मसल्स और हार्ट डैमेज के लिए क्या होता है बताता है। ये कब होगा, अगर मसल रप्चरिंग हुई है, मसल डीनेचर हुआ, मसल अगर डीजनरेट हुई है, उस केस में क्या होगा, क्रिएटिन निकलेगा और ये हमारा हार्ट में भी क्या होगा, पाया जाएगा। हार्ट का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये हमको बताएगा, ठीक है ना। हाई कंसेंट्रेशन कहाँ होता है, मसल टिश्यू इंक्लूडिंग द हार्ट में, इस क्रिएटिन काइनेज की एंजाइम की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूजेस व्हिच कोएंजाइम इन द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल, इथेनॉल से अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हो, और ये ऑक्सीडेशन कब होता है, क्या ये फ्लेविनेडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD की प्रेजेंस में होगा,
कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+ की प्रेजेंस में होगा, या फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में होगा। तो कौन सा कोएंजाइम है जो कि इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहां पे होता है रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन सा? NAD+, दैट इज ये आपका क्या होगा यहां पर रिस्पॉन्सिबल कोएंजाइम होता है। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या होता है, यही हमारा यहां पे यूज में आता है। तो यस बिल्कुल सी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहां पे राइट होगा। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल यूजिंग NAD+ एज अ कोएंजाइम। NAD+ एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकमिंग रिड्यूस्ड टू NADH इन द प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज अ की स्टेप इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल टू लीवर। तो जो अल्कोहल का लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए बड़ा ही ये क्या होता है, की स्टेप होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो रहा होता है। सो ये थे डियर आपके आज के यहाँ पे इस बायोकेमिस्ट्री से हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने बात करी है किसकी, तो यहां हमने बेसिकली आज बात कर रखी है अपने एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के क्वेश्चंस की। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन एंजॉय करिए और अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहिए। थैंक यू सो मच।